जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं पावर फैक्टर के एक दो नहीं आपको 2 से 3 डेफिनेशन प्रोवाइड कराऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि एक आपका होता है कंपोनेंट, करंट के कितने टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, कितने भाग होते हैं, वो भी डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और इस पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कराया, वहां से आप उसके प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछले वीडियो का। तो देखिए दोस्त, पावर फैक्टर पहले किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए, आप पावर फैक्टर के वैसे आप जानते हैं कॉस फाई जो होता है ये आप पावर फैक्टर जानते हैं, लेकिन मैं अलग अलग टाइप से डेफिनेशन से आपको यहाँ पर इसको बताऊंगा। तो देखिए, पहला यहाँ पर आता है दोस्त फर्स्ट कंडीशन, जो या फर्स्ट कंडीशन में जो डेफिनेशन बनता है वो कहता है, देखिए ये कहता है कि किसी एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच लीडिंग या लैगिंग फेज एंगल के कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। कैसे? देखिए दोस्त, आपको जानते हैं कि कॉस फाई आपका होता है, क्या होता है? कॉस फाई आपका क्या होता है? पावर फैक्टर। तो आपका फार्मूला एक होता है P बराबर वी आई कॉस फाई, ठीक है? क्या होता है? P बराबर वी आई कॉस फाई। तो इसमें क्या होता है, जो कॉस फाई एंगल होता है, जो कॉस फाई एंगल होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच बना होता है। किसके बीच? वोल्टेज और करंट के बीच। तो ये जो फाई एंगल वोल्टेज और करंट के बीच ये फाई एंगल बना होता है, ये और आपका मतलब ये लीड भी करता है, लैग करता है, डिपेंड करता है कंडीशन पर। अर्थात जैसा कि आपको पता है दोस्त, हमने बताया था कि अगर आपका इंडक्टर है, अगर आपका पेरकत्व होता है, कॉइल होती है, तो उस कंडीशन में जो आपका करंट होती है, जो करंट होती है वो 90 डिग्री क्या करती है? लैग करती है। ध्यान दीजिए, वोल्टेज से ये आपका करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज, तो 90 डिग्री लैग करती है, अर्थात पीछे होती है। करंट आपका पेरकत्व अर्थात कॉइल में 90 डिग्री पश्चगामी होती है, लेकिन कैपेसिटर में आपका 90 डिग्री अग्रगामी होती है। करंट किससे? वोल्टेज से, ठीक है? तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि उस कंडीशन में अर्थात लीडिंग या लैगिंग के बीच बनने वाले फेज एंगल, मतलब जो आपका फाई एंगल बन रहा है, और उसका जब कोसाइन लेंगे अर्थात कॉस ले लेंगे, तो आपका सिंपली कितना बन जाएगा? कॉस फाई। कितना हो जाएगा दोस्त? कॉस फाई। वही चीज आपसे कह रहे हैं कि एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाला जो लीडिंग लैगिंग फेज एंगल है, उसके कोसाइन को आप कहते हैं पावर फैक्टर, जिसे आप कॉस फाई से डिनोट करते हैं। ये आपका पहला कंडीशन है। सेकंड डिफिनीशन की बात करें तो सेकंड डिफिनीशन कहता है दोस्त कि किसी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस तथा इंपीडेंस के रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको कि ये कॉस जो हमने ये सभी यहां पर हमने सभी डिफिनीशन को एक साथ लिया है। मैंने बारी बारी से इन सभी डिफिनीशंस को ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन आप टॉपिक वाइज इसको समझेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपली दोस्त आप देख सकते हैं ये cos फाई इक्वल टू आपका कितना आया? R अपॉन Z। तो ये R क्या है? R है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है? और ये आपका इंपीडेंस है। Z क्या है? इंपीडेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। और आपको पता होना चाहिए Z इक्वल टू कितना होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। Z इक्वल टू आपका होता है दोस्त अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्सएल भी हो सकता है और एक्ससी भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो मतलब यहाँ पर जो इम्पीडेंस होता है, अब आपका पेरकत्व आपने लिया है या कैपेसिटर लिया है, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर। लेकिन अगर आपका यहाँ पर अगर दोनों मतलब आपका अगर रेजिस्टेंस आरएलसी सर्किट है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबाधा होता है वो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर उस कंडीशन में होता है, ठीक है? तो बात यहां पर है कंडीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन प्रतिबाधा आपका होता है कि दोनों का अर्थात रेजिस्टेंस का और जो इनका, इसको क्या बोलते हैं यहां पर समझिएगा दोस्त, एक्सएल एक्सी क्या है? एक्सएल हो या फिर एक्सी हो, इस एक प्रकार का ये रिएक्टेंस होता है। तो ये प्रतिघात जिसे हिंदी में बोलते हैं रिएक्टेंस। तो एक्सएल का मतलब ये किसका है? ये इंडक्टर का आपके कॉइल का ये रिएक्टेंस होता है, ठीक है? ये एज जैसे रेजिस्टेंस होता है दोस्त, आपके जो रजिस्टर सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार यहाँ पर कॉइल में एक्सएल आपका जो होता है एज रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। इसका भी मात्रक ओम होता है, एक्सी का भी मात्रक ओम होता है। तो वही चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, आपके जो मात्रक होते हैं एक्सएल हो या फिर एक्सी हो, इन सभी के मात्रक सेम होते हैं, और जो प्रतिबाधा आपका होता है उसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है? तो यहां पर आपको ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि एक्सएल एक्सी क्या है, और एक्सएल बराबर आपको हमने बताया है ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। क्या होता है? 1 अपान ओमेगा सी। एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है। तो बात यहां पर यह है दोस्त कि आपको यह भी पता चल गया कि इसके साथ जो जुड़े हुई चीजें हैं उनको भी
आपको जानना बेहद जरूरी है। तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा अर्थात रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के रेशियो को, अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। cos phi = R/Z। ओके, आशा करते हैं यहां तक आपको दोस्त अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे इस समय तैयारी करना आपके लिए बेहद जरूरी है। थर्ड आपका डेफिनेशन है कि किसी एसी सर्किट में ट्रू पावर, ध्यान दीजिएगा, ट्रू पावर और अपरेंट पावर के रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। मैंने आपसे बार बार इसीलिए दोस्त कहा है कि आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए, या पिछली वीडियो को या फिर रेगुलर आप देखते रहिए, क्योंकि मैं ये सभी टॉपिक्स बहुत डिटेल्स में आपको हमने बताया कि ट्रू पावर क्या होता है और अपरेंट पावर क्या होता है। ट्रू को बोलते हैं आपकी वास्तविक शक्ति और अपरेंट को बोलते हैं आभासी शक्ति। तो जब आप ट्रू पावर और अपरेंट पावर जो होता है उसका दोनों का रेशियो अर्थात अनुपात आपका पावर फैक्टर कहलाता है। तो एक तो आपका यहां पर पावर फैक्टर ये हुआ दोस्त R/Z। दूसरा हमने आपको क्या बताया यहां पर cos phi = W/VI। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर W मतलब क्या है, ट्रू पावर। जो ट्रू पावर का यूनिट्स होता है वो आपका वाट होता है, लेकिन इसका क्या होता है, जो आपका अपरेंट पावर बोले तो आपका आभासी पावर, उसका होता है दोस्त एम्पियर, आपका होता है वोल्ट एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। अब देखिए यहां पर cos phi कैसे आ रहा है, हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि जो ट्रू पावर होता है उसका फार्मूला होता है VI cos phi। क्या होता है, VI cos phi। ये चीज हमने ऑलरेडी बता रखी है। जो स्टूडेंट वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको ये कंफर्म पता हो चुका है कि हम बताने क्या वाले हैं। यहां पर दोस्त देख लीजिए, VI cos phi हो गया आपका ट्रू पावर। अपरेंट पावर होता है आपका V × I। क्या होता है, V × I, जो कि यहां पर ऑलरेडी आपको लिखा है। मतलब W जो आपका है ट्रू वो होता है VI cos phi, और जो अपरेंट पावर आभासी शक्ति होती है VI होता है। तो VI तो जो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा दोस्त, cos phi। तो सिंपली आप यहां पर लिखते हैं cos phi = W/VI। तो ट्रू पावर और अपरेंट पावर के रेशियो को भी पावर फैक्टर कहते हैं। हमने यहां पर आपको इंपॉर्टेंट जितने भी यहां पर आपको हमने 3 डिफिनीशन बताए, इसको आपको ध्यान से याद रखना है कि फर्स्ट डिफिनीशन जो आपका होता है, आपसे जब किसी से कोई पूछता है कि फर्स्ट डिफिनीशन या आपको आप डिफिनीशन बताइए पावर फैक्टर, तो आप बताएंगे किसी ऐसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच लीडिंग या लैगिंग फेज एंगल के कोसाइन को ही पावर फैक्टर कहते हैं, अर्थात cos phi कहते हैं। ओके, जो आपका cos phi है। और आपका सेकंड डिफिनीशन हमने आपको बताया कि जो आपका cos phi है वो R/Z अर्थात रेजिस्टेंस बटे प्रतिबाधा कहें या फिर रेजिस्टेंस बटे इंपीडेंस, ये क्या होता है, इसके अनुपात का होता है। तो अगर आप R/Z कहते हैं तो आपका पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट आपका था दोस्त ट्रू पावर और अपरेंट पावर के रेशियो को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। मैंने आपको रिएक्टिव पावर क्या होता है ये सभी चीजें बताएं। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है दोस्त, उसका फार्मूला होता है VI sin phi। ठीक है, यहां पर 3 टाइप्स के पावर होते हैं, एक ट्रू पावर होता है, एक अपरेंट, एक आपका रिएक्टिव पावर होता है। इसका फार्मूला ट्रू पावर का VI cos phi होता है, अपरेंट पावर का VI होता है, और रिएक्टिव पावर जो होता है आपका रिएक्टिव, जिसे प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, वो आपका होता है VI sin phi। क्या होता है, VI sin phi। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चला। अब देखिए हम आपको कुछ पॉइंट यहां पर हमने लिखा है, इसको समझिए नोट में, कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान यूनिटरी होता है अर्थात एकांक होता है। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान यूनिट से होता है। कैसे दोस्त, आप बताइए। पावर फैक्टर का हमने एक फार्मूला आपको बताया R/Z। क्या बताया, R/Z। तो आप ही बताइए दोस्त, जब वो आपका सर्किट क्या है, रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें किसी प्रकार का क्या है, इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस का यूज नहीं किया गया, तो R तो आपका ऊपर रहेगा ही। जो जेड प्रतिबाधा होगी, आप बताइए, जेड प्रतिबाधा का हमने फार्मूला क्या बताया, R² प्लस x² या XL - XC का होल स्क्वायर। तो यहां पर x का मतलब है यहां पर आपका जो इंडक्टेंस है या फिर कैपेसिटेंस है वो चीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर x का मान क्या है, 0। चूंकि आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है तो उस कंडीशन में x का मान 0, तो z बराबर क्या आ जाएगा, r। चूंकि ये स्क्वायर है और रूट हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, z = r। तो z की जगह पर आप क्या रख देंगे, r। तो r क्या हो जाएंगे दोस्त, दोनों कैंसिल, और cos phi = कितना आ जाएगा, cos phi = 1। तो इसीलिए कहते हैं कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान कितना होता है, यूनिट्स। तो आपसे पूछता है कैसे होता है, तो जैसा हमने आपको बताया कि R/Z होता है और Z बराबर √R² प्लस x² होता है। चूंकि x वहां पर आपका क्या हो जाएगा, 0। चूंकि प्योर रेजिस्टिव है, यहां पर इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की बात कोई नहीं की जा रही है, प्योर रेजिस्टिव है तो प्योर आपका रजिस्टर ही होगा, तो इसलिए आपका R/R होगा। तो सिंपली यहां पर कैंसिल होकर आपका cos phi का मान कितना आ जाएगा, 1। तो वही आपका
यूनिटी होता है। आशा करते हैं ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ गए। अब नेक्स्ट आपका दोस्त है कि अभी आपको हमने बताया प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर आपसे पूछता है कोई कि प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान कितना होगा, तो आपको बताना है 0। अब प्रूफ कर लीजिए कैसे 0। देखिए cos फाई इक्वल टू हमने बताया R/Z, क्या होता है R/Z। तो दोस्त आपको यहां पर 0 पावर फैक्टर करना है तो आपको क्या होना चाहिए, यहां पर पता होना चाहिए ये इधर का पूरा पार्ट 0 होना चाहिए। तो कैसे होगा यहां पर, तो दोस्त यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता है cos फाई इक्वल टू क्या होता है R/Z, ठीक है। तो Z यहाँ पर आपको देखिए R रेजिस्टेंस तो आपका प्योर इंडक्टिव है या फिर प्योर कैपेसिटिव है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब प्योर इंडक्टिव होगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 0। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जब प्योर इंडक्टिव होगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस 0 होगा, तो आपका cos फाई का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तब भी आप देख सकते हैं R/Z, मतलब ऊपर R का मान क्या होगा 0 होगा, तो सिंपली आपका cos फाई का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से आप कह सकते हैं। या फिर आपके Z का मान एक कंडीशन में ऐसा होगा कि प्रतिबाधा आपकी बहुत ज्यादा होगी, कह सकते हैं वो इतना होगी वो इनफाइनाइट के बराबर, तो आपका 1/0 0 घूम के ऊपर और आपका मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो पूरा पार्ट अर्थात 0 हो जाएगा। तो cos फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो बात इतना आपको ये चीज आपको ज्यादा सिंपल रहेगा कि जो आपका R/Z होता है cos फाई इक्वल टू, तो यहां पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चूंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट आपका है तो आपका इंडक्टेंस होगा, आपका R का मान 0 हो जाएगा। और अगर आपका प्योर कैपेसिटिव का सर्किट है तो आपका सिंपली यहां पर प्योर कैपेसिटिव होगा तो आपका यहां पर तब भी R का मान 0 होगा। तो इस कंडीशन में पावर फैक्टर आपका 0 होता है। तो प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस सर्किट आपकी बात करेंगे तो 0 होगा आपका पावर फैक्टर, और आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा यूनिट होगा, ठीक है। और पावर फैक्टर दोस्त 0 होना अच्छी बात नहीं है, पावर फैक्टर आपका बेस्ट होना मतलब ज्यादा होना वो अच्छी बात है। पावर फैक्टर से उसकी क्वालिटी पता चलती है, तो ये चीज कहना चाहूंगा। ये सभी चीजें आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एसी करंट जो होती है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका एक्टिव कंपोनेंट्स होता है, एक आपका रिएक्टिव कंपोनेंट्स होता है। अर्थात एक क्रियाशील अवयव होता है, एक प्रतिकारक अवयव होता है। मैं इसको डिटेल से आपको बताता हूं, पहले आप डेफिनेशन को देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं इस पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। ऐसा कंपोनेंट जो अप्लाइड वोल्टेज के फेज में होता है, अर्थात I cos थीटा, एक एक्टिव कंपोनेंट है। क्या है दोस्त, एक एक्टिव कंपोनेंट है। और ये वाटफुल, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं, इसे वाटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्त ये है कि ऐसा कंपोनेंट जो अप्लाइड वोल्टेज की तरफ ना होकर क्वाड्रेचर में होता है, अर्थात I sin फाई को रिएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, जो वाटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं। मतलब इसको रिएक्टिव कंपोनेंट या फिर वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। मतलब वाटलेस का मतलब इससे कोई लॉसेस नहीं होता, वाटलेस मतलब इससे कोई लॉसेस। तो दोस्त हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको 2 टाइप्स की करंट है, एक करंट की एक एक्टिव कंपोनेंट है और एक आपका दूसरा क्या है रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो देखिए हम आपको इस फिगर के माध्यम से या फिर आपको इसको दर्शाते हैं सर्किट, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं दोस्त, हम आपको बताते हैं, ये देखिए ये आपका क्या है, इस साइड में आपको हम करंट आई म्यू दिखाते हैं। आई म्यू को कहते हैं दोस्त, आप क्या कहते हैं, आई म्यू को कहते हैं वर्किंग करंट, या फिर नहीं दोस्त आई म्यू को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। और जो इस डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं ये होता है आई डब्ल्यू, जिसे बोलते हैं वर्किंग करंट या फिर एक्टिव कंपोनेंट होगा, एक्टिव कंपोनेंट। और जो आई म्यू होता है इससे रिएक्टिव कंपोनेंट या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच से हमने यहां पर दिखाया जो, और ऊपर आपका यहां पर इस डायरेक्शन में वोल्टेज है और यहां से ये आपका फाई नॉट एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये आपका ये आई नॉट है, ये क्या है आई नॉट करंट है। और ये जो फाई एंगल बना रहा है, तो देखिए जब इससे आपका बनाता है तो वही आपका बेस हो जाता है। तो इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा फार्मूला आई नॉट कॉस फाई नॉट। इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस फाई नॉट, और इस डायरेक्शन में आपका दोस्त होगा आई नॉट साइन फाई नॉट। क्या होगा, आई नॉट साइन फाई नॉट, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इधर आपका ऊपर की डायरेक्शन में हमने आपको क्या बताया, जो आपकी वर्किंग करंट होगी, वर्किंग करंट क्या होगी, वोल्टेज के ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन जो आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट होगी वो वोल्टेज के डायरेक्शन में, उसके क्वाड्रेचर में होगी। तो आप देख सकते हैं ये चीज जो बनेगा ये, तो आई नॉट इक्वल टू इसीलिए होता है दोस्त, आई नॉट इक्वल टू आपको हम बताना चाहेंगे, आई नॉट इक्वल टू होता है अंडर रूट आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई
म्यू स्क्वायर, क्या होता है प्लस आई म्यू स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बनता है आई नॉट इक्वल टू। बात इतनी से है, आपको ये समझना है कि टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है और एक आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। क्या होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट के ही आप बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट। इसे हम यहां पर समझिए, इसे क्यों हम वर्किंग जो करंट होता है इसको हम आई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका फार्मूला क्या होता है आई नॉट कॉस फाई नॉट। क्या होता है आई नॉट कॉस फाई नॉट, अर्थात जो एक्टिव कंपोनेंट होगा उसमें कॉस होगा और जो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा उसमें साइन होगा, अर्थात आई नॉट साइन फाई नॉट। यहां पर आई साइन फाई दर्शाया गया, हम वहां पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे दर्शाते हैं करंट के रिस्पेक्ट में तो यहां पर आई साइन फाई नॉट होगा और ये जो आपका होगा ये क्या होगा रिएक्टिव कंपोनेंट, या फिर आप कहेंगे इसको मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और एक चीज देखिए यहां पर वाट फुल लिखा है, अर्थात वाट फुल का यहां पर लॉस होता है, और लेकिन आपका जो रिएक्टिव कंपोनेंट होगा वाट लेस होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का लॉस इसमें इस कंपोनेंट के माध्यम से नहीं होगा। ये चीज आपको यहां पर दर्शाया गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यहां तक आपने वीडियो देखा तो समझ में आया तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।